हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की विच इज़ कॉल्ड एथिकल वैल्यू कंफ्यूजन। एथिक्स के पेपर में स्टूडेंट्स को एक एथिकल वैल्यू कंफ्यूजन होती है। अब व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है कि जब हम एथिक्स के एक लेट से केस स्टडी को कभी सॉल्व कर रहे होते हैं, तो केस स्टडी को सॉल्व करने के टाइम पर हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं जिनका हमें यूज़ करना पड़ता है, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एथिकल वैल्यूज। लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम कौन सी वैल्यू का यूज़ करें। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हमें राइट चीज़ उस मोमेंट पे एग्जाम के क्लिक नहीं करती। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। तो ये वाले पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेट्स से कि यूपीएससी आपको एक केस स्टडी देती है, जो कि प्रीवियस ईयर की केस स्टडीज में बहुत कॉमनली इस प्रकार की थीम पाई जाती है। अब थीम क्या है? थीम ये है कि लेट से आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आपके पास एक फाइल आती है। उस फाइल में एक रोड कॉन्ट्रैक्टर होता है। उस रोड कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट रिलीज करनी होती है, और जब ये पेमेंट रिलीज करनी होती है, जब आप उस फाइल को चेक करवाते हो, तो आपको मालूम चलता है कि रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। और दूसरा आपको मालूम चलता है कि रोड का कंस्ट्रक्शन तो हुआ ही नहीं, उसके साथ साथ जो बिल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं वो सारे इन्फ्लेटेड हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि भाई व्हाट विल यू डू? यूपीएससी इस प्रकार की थीम पे आपको काफी चीजें पूछती है, तो आप क्या करोगे? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे एड्रेस करें? तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक तरीका होता है। सबसे पहले आप केस के अंदर जो केस स्टडी आपको यूपीएससी ने दी है, उसमें केस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। केस प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि इन्फ्लेटेड बिल्स थे और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। ये दो चीजें हमने देखी, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई और इन्फ्लेटेड बिल्स थे। ये दोनों चीजें एक सिंपल लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम को प्रोवाइड कर रही हैं कि एक करप्शन हुई है। करप्शन हुई है। अब देखो, यूपीएससी कई बार केस स्टडीज को थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकती है। अब वो क्या कर सकती है कि यहाँ पर इतनी चीज को लिखने के बाद वो एक चीज आपको और बोल सकती है। वो ये कह सकती है कि आपके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर लगाया जा रहा है कि आप फाइल को क्लियर कर दो। तो अब आप क्या करोगे? आप चीज को समझो। आपके सामने हमने यहाँ पर केस के अंदर एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एंड प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर करप्शन है, क्लियर कट एक एग्जाम्पल। और इस करप्शन को कवर अप करने के लिए एक पॉलिटिकल प्रेशर अपनाया जा रहा है आपके ऊपर। ये पॉलिटिकल प्रेशर भी है और करप्शन भी है। अब इस केस में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब एथिक्स के इस प्रकार के केसेस को आंसर करते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक इंस्टेंट वैल्यू आती है, और जो आपके दिमाग में भी आई होगी। आपके दिमाग में यह आया होगा इंस्टेंटली अभी ये सोच के कि भाई अगर यहाँ पर करप्शन है, जो हमने देखी, यहाँ पर अगर आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर लगाया जा रहा है, जो अभी हमने देखा, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या वैल्यू डिस्प्ले करनी है सोल्यूशन में? वो है ऑनेस्टी। हम ऑनेस्ट रहेंगे, हम फाइल को जो है क्लियर नहीं करेंगे। आई बिलीव आप लोगों के मन में भी यही चीज इमीडिएटली आई होगी कि हम जो है ऑनेस्टी डिस्प्ले करके इस फाइल को क्लियर नहीं करेंगे। पर यहाँ पर एक चीज को समझो, यूपीएससी आपसे एक इस प्रकार का आंसर एक्सपेक्ट नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि जब आप एक एथिक्स का आंसर लिख रहे हो, तो यूपीएससी ये आपसे उम्मीद करके बैठी है कि आपने एथिक्स में पढ़ाई करी है, आपने एथिक्स एज अ डिसिप्लिन को स्टडी करा है, एथिक्स एज अ पेपर को प्रिपेयर करा है। और यहाँ पर एक ये जो बेसिक सी वैल्यू है, जबकि ये गलत नहीं है, पर आपका कॉम्पिटिटर अगर ये लिखेगा और आप भी अगर ये लिखोगे, तो आपके कॉम्पिटिटर के और आपके आंसर में फर्क कैसे आएगा? फर्क ये आएगा कि जब आप ये डिसिप्लिन को शो करते हो कि मैंने एथिक्स पढ़ा है, प्रिपेयर किया है, तो आप एक राइट वैल्यू को आइडेंटिफाई करोगे। अब राइट वैल्यू को आइडेंटिफाई हम कैसे करें? उसके लिए आपको थिंकर्स की नॉलेज चाहिए होती है। इसी रीजन से जब मैं क्लास में भी एथिक्स बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनको थिंकर्स के थ्रू एथिक्स पढ़ाते हैं, ताकि थिंकर्स के थ्रू वो चीज़ों को समझे कि किसी थिंकर का क्या व्यू है। और मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि मेरे एथिक्स के स्टूडेंट्स के पास एक इस प्रकार की कॉपी क्लास में बनी होती है, जिस कॉपी के तहत उनके पास ये सारी सिचुएशन में कौन सा थिंकर और कौन सी वैल्यू काम आएगी वो उनको क्लियर कट मालूम होती है, क्योंकि हम क्लास में ऐसे पढ़ रहे होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक थिंकर हैं जॉन रॉल्स।
आई एम श्योर कि आप सभी ने इनका नाम सुना होगा। जॉन रॉल्स जो हैं, इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बोली। इन्होंने ये बोला कि फेयरनेस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर आपको ये थिंकर और उनका ये पॉइंट पता है, तो आप इस सिचुएशन में इसको अप्लाई कर सकते हो। कैसे? जॉन रॉल्स ने बोला फेयरनेस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। आप एक आईएएस ऑफिसर हो, तो आप एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। यहां पर आपसे प्रॉब्लम जो दिखाई गई है वो है करप्शन प्लस पॉलिटिकल प्रेशर। इसको मिटिगेट करने के लिए आपसे जो सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, कि यू विल बी फेयर। क्योंकि यहां पर रॉल्स ने क्या बोला कि फेयरनेस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट ऐसी डिफाइनिंग फीचर वैल्यू होती है सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस। अब आप यहाँ पे फेयरनेस कैसे शो करोगे? आपने कहा कि हम ऑनेस्ट रहेंगे, बट दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट यहाँ पर फेयरनेस का मतलब जॉन रॉल्स को जब आप पढ़ते हो उनके हिसाब से होता है टू डिस्प्ले इंटेग्रिटी। और यहाँ पर ये फर्क आपको समझना है कि ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी आर टू डिफरेंट वैल्यूज। ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे होता है एक सिंपल लैंग्वेज में कि भाई यू आर सिंपली टेलिंग द ट्रूथ, जो आप कर भी रहे हो। जो आपके पॉइंट दिमाग में सबसे पहले भी आया था कि भाई अगर एक करप्शन है और यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर है तो आई विल स्टैंड फॉर द ट्रूथ, कि नहीं यहाँ पर करप्शन है तो आई विल नॉट साइन द फाइल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ऑनेस्टी। ये आप शो कर रहे हो। पर जॉन रॉल्स के हिसाब से अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो जॉन रॉल्स ये बात बोलेगा कि डोंट बी ओनली ऑनेस्ट, ऑल्सो डिस्प्ले इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का यहाँ पर क्या मतलब हुआ? इंटेग्रिटी का मतलब हुआ कि यू स्टैंड फॉर ट्रूथ इवन इफ इट कॉजेज यू पेन। यानी कि इंटेग्रिटी का मतलब ये हुआ कि आप सच्चाई को किसी भी नजरिए से, किसी भी एस्पेक्ट से नहीं छोड़ोगे, इवन अगर वो सच बोलने की वजह से आपको कुछ पर्सनल लेवल पर भी प्रॉब्लम को झेलना पड़े। केस इन पॉइंट, अगर आप इस पर्टिकुलर केस स्टडी को सॉल्व करते हुए ये बोलते हो, अगर आप ये कहते हो कि भाई इस केस स्टडी में इंस्पायर्ड बाय जॉन रॉल्स एंड इंस्पायर्ड बाय द आइडिया दैट फेयरनेस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, तो हमारा सॉल्यूशन ये होगा कि वी विल डिस्प्ले इंटेग्रिटी। बिकॉज इंटेग्रिटी से हम फेयरनेस ला पाएंगे। कैसे ला पाएंगे? क्योंकि जब हम ये चीज पे फर्म है कि अगर बिल्स इन्फ्लेटेड हैं और रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, तो चाहे कुछ भी हो जाए हम साइन नहीं करेंगे इस फाइल को, इवन इफ अगर हमारा ट्रांसफर ही क्यों ना हो। आप चीज को समझो कि जब आप ऑनेस्टी बोल रहे हो तो यू आर स्टैंडिंग फॉर ट्रूथ। बट जब आप आंसर में इंटेग्रिटी लिख रहे हो और इंटेग्रिटी को जॉन रॉल्स के नजरिए से लिख के दे रहे हो, तो आप एग्जामिनर को एक इंप्रेशन दे रहे हो यहाँ पर बहुत क्लियर कट तरीके से कि आई विल बेयर द पेन इवन इफ आई एम ट्रांसफर्ड, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन। आप फर्क को समझो। ऑनेस्टी में एग्जामिनर मार्क्स देगा, पर ऑनेस्टी के सामने अगर दूसरे आंसर में उसको इंटेग्रिटी और रोल्स मिलेगा, और रोल्स के थ्रू आप ये कहोगे कि बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड गवर्नमेंट, सरकार के हिस्से होने के नाते हमें अगर फेयरनेस को डिस्प्ले करना है, और फेयरनेस को डिस्प्ले करते हुए हमें इंटेग्रिटी शो करनी है, क्योंकि इंटेग्रिटी से ही आती है एथिकल रेजिलियंस, क्योंकि इंटेग्रिटी से ही आती है मॉरल क्लैरिटी इन गवर्नेंस। तो हम क्योंकि ये वैल्यूज के ऊपर स्टैंड करते हैं, इस रीजन से आई विल स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी। फर्क इतना ही है कि आप इंस्टेंटली उस समय एग्जाम में दिमाग में ऑनेस्टी लाओगे, लेकिन अगर आप एक ट्रेन्ड एस्पिरेंट हो जिसने एथिक्स को पढ़ा है, तो आप उस समय इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक थिंकर प्लस उस वैल्यू प्लस उस प्रॉब्लम के साथ फ्यूज करके ये जो आंसर मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से लिख पाओगे। अगर आप एथिक्स को इस नजरिए से देखना स्टार्ट कर देते हो, आई कैन प्रॉमिस यू एथिक्स आपका सबसे टॉप परफॉर्मिंग पेपर होगा। और इसी तरीके से हम क्लास में बच्चों को ट्रेन करते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। 10 नवंबर से 7 डेज का मैंने एक आप सभी के लिए एक फ्री एथिक्स का कोर्स लॉन्च किया है।
2026 के एस्पिरेंट्स जो हैं खास करके उनके लिए, और इवन अगर आप आगे की भी तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए। और ये मेरे प्लेटफॉर्म पे फ्री हो रहा है, टी मेंटर्स पे लाइव क्लास होगी। इसमें मैंने एक वर्कबुक भी दी है, एब्सोल्युटली फ्री है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप 7 डेज एक बार इस फ्री कोर्स को करके देखो। सिर्फ 7 डेज आप मेरे साथ जुड़ो। ये 7 डेज में अगर आपकी एथिकल थिंकिंग पूरी बदलती नहीं तो आप मुझे बताना। जिस तरीके से मैंने आपको आज के ये वीडियो में समझाया, इसी तरीके से इस 7 डेज के फ्री प्रोग्राम में मैं आपकी पूरी थिंकिंग बदल दूंगा। मिलते हैं 10 नवंबर को। अब ये वाला जो फ्री कोर्स है, इसको ज्वाइन कैसे करना है? इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर जो लिंक दिया है मैंने उस पर क्लिक करके आप अपने आप को फ्री रजिस्टर कर लो। जैसे ही आप फ्री रजिस्टर करोगे, आपका कोर्स खुल जाएगा। कोर्स के अंदर एक वर्कबुक मैंने दी हुई है, उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ये प्रिंट आउट आप अगर यूज करके क्लास में बैठोगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ताकि आपको ये चीजें उस समय बहुत क्लियर कट तरीके से समझ आएंगी। मिलते हैं 10 नवंबर को इस कोर्स में, एंड आई प्रॉमिस यू इट विल बी अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग फॉर यू। इन दो 7 डेज यू विल रियलाइज ethics is not only easy, it is going to become your top performing paper. मिलते हैं। थैंक यू।